बच्चों लोग, आज हम लोग पी ब्लॉक का ग्रुप 18 खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 18 होता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के ग्रुप 18 को हम लोग स्टार्ट भी करेंगे और हम लोग खत्म भी करेंगे। ठीक है, जब इस टॉपिक को ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रुप 18 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो ग्रुप 18 को बेसिकली बोला गया था नोबल गैस फैमिली। ठीक है, नोबल गैस फैमिली। कभी कभी ग्रुप 18 को पुराने नोमेनक्लेचर के हिसाब से, यानी ओल्डर सिस्टम के हिसाब से, इसको हम लोग कभी कभी ग्रुप जीरो ही बोलते हैं। ग्रुप जीरो भी बोला जाता है, ग्रुप जीरो। ठीक है, ग्रुप जीरो। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा अपने पास जी। इसमें जो एलिमेंट होता है, हीलियम होगा, नियन होगा, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यानी ये सारा एलिमेंट आपके साथ इस ग्रुप का पार्ट है। इसका जो जेड होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी। तो हीलियम का होता है 2, नियन का होता है 10, आर्गन होगा 18, क्रिप्टन होता है 36, जेनन होता है 54 और रेडन होता है 86। ठीक है, अब इस ग्रुप 18 में जो भी टॉपिक्स है अंदर में, उसको हम लोग प्रायोरिटी वाइज कवर करते हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी अपना रहता है कि जनन का, जनन की कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ऑफ जनन, कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ एक्स ई। ठीक है, कंपाउंड ऑफ एक्स ई का हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ध्यान ना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। स्ट्रक्चर लिए क्या करना है, जब ये बात करते हैं स्ट्रक्चर का, तो ध्यान सुनना। जो एनसीईआरटी में है उसको हम लोग पहले सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे जो जो एलिमेंट सब है, जो जो कंपाउंड्स लिखा हुआ है, वो मैं दिखा दे रहा आपको। यानी हमको ड्रॉ करना सीखना है। XCF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, XCF2, XCF4 का सीखना है, XCF6 का सीखना है हमको। ठीक है, XCOF4 का सीखना हमको, एंड XCO3 का सीखना हमको। ठीक है, ये 5 जो मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है, इसके इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना सीखना है। अब ध्यान देना, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान सुनना। आपको पता होना चाहिए कि जो जेनन होता है, जेनन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी। तो चूंकि जेनन होता है नोबल गैस, तो नोबल गैस के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो होगा 8 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ने से पहले चूंकि इसमें सराउंडिंग एटम में क्या क्या यूज हुआ है, तो हम जो सीखने वाले हैं तो उसमें कौन कौन सा एटम उसको देख लेते हैं। हमको ड्रॉ करना है XCF2 का फेयर कैसा होता है, XCF4 का फेयर कैसा होता है, XCF6 का फेयर कैसा होता है। ठीक है, XCOF4 का फेयर हमें ड्रॉ करना सीखना है। एंड ठीक है, एंड XCO3 का फेयर कैसा होता है मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये सारा फेयर मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए। इसमें 2 फिगर हम लोग और भी ऐड कर लेंगे, इसमें 2 फिगर हम लोग और भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली जो सराउंडिंग एटम है क्या क्या था जी। इसमें फ्लोरीन है जो सराउंडिंग में है, और ऑक्सीजन है सराउंडिंग में। ठीक है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन के बैलेंस में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो होता है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो वो सिंपली क्या करना है, सराउंडिंग एटम में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है आपको, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। ठीक है, और हर हर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक बॉन्ड ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल XCF2 में आप देखोगे तो फ्लोरीन है 2,
अब फ्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन का नीड है जी? तो फ्लोरीन में चूंकि ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप बनाओगे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये बॉन्ड बन गया। अब ध्यान देना, फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 में से एक चला गया बॉन्ड बनाने, तो बचा कितना? तो बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ है। ठीक, अब जनरल जनरल का मैं बात करता हूँ, तो जनरल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जनरल मॉलिक्यूल सॉरी जनरल जो एटम है वो 2 बॉन्ड बनाने वाला है। तो जो 2 बॉन्ड बना रहा है उसमें क्या होता है, तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 गया बॉन्ड बनने में, तो बचेगा कितना? तो बचेगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो बचता है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, जिसको इस तरह से आप दिखा सकते हो। अब पॉइंट क्या है कि जब भी हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमको ज्योमेट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये होता है कि ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग आपको फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कभी कभी आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो उस इवेंट से बचने के लिए तो पहले आप ऐसा ड्रॉ करना सीख जाओ। ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दोगे तो लास्ट में जो होता है आपके सीबीएसई बोर्ड में आपको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए इसका आपको हाइब्रिडेशन भी कभी कभी आपको इसका हाइब्रिडेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान सुनना, जब भी किसी एटम का हम हाइब्रिडेशन पता करते हैं, जब भी किसी एटम का हम हाइब्रिडेशन पता करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एटम का पे कितना लोन पेयर है निकाल लेंगे, और एटम पे कितना सिग्मा बॉन्ड है उसको निकाल लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड तो लोन लोन पे निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन, ये दोनों का सम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का सम अगर मान लेते हैं 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 आता है तो हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा, चलो sp2 होगा। 4 सम आया तो क्या होगा, sp3 होगा। 5 हो तो sp3d होता है। 6 आएगा तो क्या होता है, sp3d2 होता है। और 7 आएगा तो क्या होगा, sp3d3 होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जो जेनन का जो कंपाउंड्स है इसमें HCF2 का मैंने ड्रॉ कर लिया है। सिमिलरली मतलब क्या करोगे, HCF4 का ड्रॉ करना तो क्या होगा, HCO का सेंटर एटम, बाकी जो 4 फ्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देंगे, यानी सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस में आपके सारे फ्लोरीन पे चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन था, उसमें एक गया बॉन्ड बने तो बचा कितना, बचेगा 6। तो सारे फ्लोरीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब जेनन का बात करता हूँ, जेनन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होता है, 8 में से गया 4 बॉन्ड बनाने में, तो बचा कितना, बचेगा 4, यानी 4 बचेगा आपके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है आपके पास। ये हो जाएगा HCF4 का फिगर। HCF6 का फिगर कैसे बनेगा जी, तो HCO के सेंटर एटम, HCO हो जाएगा आपका सेंटर एटम। बाकी हर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो हर फ्लोरीन में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड बना देंगे सारे फ्लोरीन के साथ। तो सारे फ्लोरीन में एक एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा, जनरल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से क्या 6 बॉन्ड बना, तो बचा कितना, बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सारे फ्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिखाना है, एटलीस्ट जो सेंट्रल एटम है ना वहां तो दिखाओगे कम से कम, यानी जनरल का आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाने आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली XCOF4 का कैसे बनेगा, तो XCO4 में एक O है और बाकी F है। F का 8 पूरा करने के लिए आप सिंगल बॉन्ड दिखाओगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब आपके पास देखो एक्सी पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 6 गया बॉन्ड में, तो बचा कितना, बचेगा 2, दो दो पेयर हो एक्सी के पास। ठीक है, ये हो जाएगा XCO4 का। XCO3 का फिगर कैसे बनाएंगे जी, तो XCO3 के फिगर में क्या होगा, XC होगा और ऑक्सीजन होगा। तो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन दिखा जाता है हम लोग।
ओ को वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा, तो हर जगह वो 2 बॉन्ड बनाएगा। इस प्रोसेस में जन के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 में से 6 क्या बॉन्ड बनाए, तो बनाने में तो बचा कितना, बचेगा 2। और ओ के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 में से 2 गया बॉन्ड बनाने में, तो बचेगा हर जगह ओ पे कितना, 4 बचेगा। ये हो गया सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अब पॉइंट है कि इसका ऐसा करने से कभी कभी है कि स्कूल में नंबर कट सकता है, ठीक है। तो हमको इसका ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। अगर हम पहले वाले फिगर में एक्सी का हाफ रेडियस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस। देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना, 3 है। 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 5 मतलब हाफ रेडियस कितना होता है जी, sp3d होगा। अब sp3d हाफ रेडियस में अगर मेरे पास 2 बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, तो आपका जो फिगर होता है लीनियर होता है, क्या होता है, लीनियर होता है। तो एक्सी का जो 3 लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं इस तरह से अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो एक्सी का 3 लोन पेयर है, कहीं ना कहीं इस तरह से अडॉप्ट करेगा अपने आप को। ये लोन पेयर मैं दिखा दे रहा हूँ एक्सी का। एक्सी का जो 3 लोन पेयर है खुद को एडजस्ट करता है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में, ठीक है। और चूंकि लोन पेयर मेरे को दिखता नहीं है, तो जो फ्लोरीन होगा, वो फ्लोरीन आपको एक लाइन में दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। आपको जो फ्लोरीन है एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेगा। तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है स्कूल के एग्जाम में। नहीं, चूंकि आपको पास जो टर्म 1 है उसमें आपका एमसीक्यू आने वाला है, तो इसका नीड नहीं है, बस वो पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग तो करना नहीं है आपको, बस टिक करना है। ये आपको बस एडवांटेज रहेगा। एक्सेप्ट का शेप क्या होगा जी, तो शेप होता है लीनियर। तो इस शेप पे तो फोकस करना। कभी कभी पूछ सकता है कि एक्सेप्ट का शेप क्या होगा या उसका अपडेशन क्या होगा, तो ये आंसर में लिखा नहीं हुआ है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और बात करते हैं XeO4 का, तो उसमें होता है क्या है कि जो Xe होता है सेंट्रल एटम, तो Xe को सेंट्रल एटम होता है कि इसमें 2 लोन पर बचा हुआ, तो उसका एक लोन पर ऊपर, एक लोन पर नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और बाकी जो चारों फ्लोरीन है वो कहीं ना कहीं सेम प्लेन में रहता है, सेम प्लेन में। ये हो गया HCl4 का स्ट्रक्चर, ऐसा दिखाना आपको, ठीक है। इसका शेप क्या होता है जी, शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बताया आपको, जनरल पे 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो समेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर और उसका शेप, ठीक है। और ध्यान देना, जो XeF6 है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि जेनन होता है सेंट्रल एटम, और जेनन पे जो 6 फ्लोरीन, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये ऐसा अटैच रहता है, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी पे ऑक्टाहेड्रल शेप फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल शेप फॉर्म कर रहा है। लेकिन चूंकि जेनन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने के कारण होता क्या है, लोन पेयर इस सिस्टम को रिपेल करता है। इसका जो शेप होता है उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है, तो क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पर 7 हो गया, 7 का मतलब क्या होगा, sp3d3, sp3d3, ये ध्यान देना आपको को, ठीक है। अब आते हैं XeOF4 को। XeO4 में ध्यान देना, जो जनरल है उस पर एक डबल होगा, बाकी जो चारों फ्लोरीन है वो प्लेन में आएगा, ठीक है। और आपका एक जो लोन पेयर है, आपका जो एक लोन पेयर है वो नीचे की साइड रहेगा, ऐसा कुछ होगा, जिसको हम बोलते हैं
स्क्वायर पिरामिडल शेप क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा एस, क्योंकि 5 सिग्मा है और एक लोन पर क्या हो जाएगा 5 सिग्मा है इसमें, और 1 लोन पर हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग XCO3 में। तो XCO3 में क्या होता है, 3 सिग्मा है और एक लोन पर है जी। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, हो जाएगा sp3। सो देखोगे 3 सिग्मा है, मतलब ऐसा कुछ होगा, 3 ऐसा अरेंज करेंगे और एक लोन पे ऊपर की तरफ रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल शेप, क्या बोलते हैं इसका नाम, इसका हो जाएगा पिरामिडल शेप, ठीक है। पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से शेप बताना है, इस तरह से आपको हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक है। ये रहेगा पहला पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा ना जनरल के कंपाउंड्स में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके पास इसका रिएक्शंस, इनका रिएक्शंस, ठीक है। तो पहला पार्ट था स्ट्रक्चर, अगला पार्ट था रिएक्शन। तो ध्यान ना, जो जनरल होता है नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस में जनरल है, जो ही जनरल है जिसका ही अपना कंपाउंड्स क्या होता है नोन होता है। बाकी सब कंपाउंड क्या होता है, बाकी सब नोबल गैस कंपाउंड या तो नहीं बनाएगा या तो बनाता है तो बहुत कम बनाता है। तो हमारा फोकस रहेगा जनरल, ठीक है। तो जनरल का जो पहले फ्लोराइड से बात करते हैं, तो पहला फोकस हमारा रहेगा जनरल के कंपाउंड्स में फ्लोराइड्स ऑफ जनरल, ठीक है। तो जो देखा गया है, तो यहाँ पे फ्लोराइड्स में 3 बनेगा, एक होता है XCF2, एक होता है XCF4, एक होता है XCF6, ठीक है। ध्यान ना, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो अगर हमको XCF2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, जनरल को एक्सेस लेंगे, उसमें फ्लोरीन गैस से रेट करेंगे, और जो कंडीशन है, कंडीशन है 1 बार प्रेशर होगा और 673 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो इसमें होता क्या है कि आपका XCF2 फॉर्म कर जाता है, ठीक है। अगर हम लोग को XCF4 बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, जनरल लेंगे और फ्लोरीन लेंगे, उसका रेशियो होता है 1:5, और कंडीशन क्या होगा 873 केल्विन टेम्परेचर होगा, इन 7 बार प्रेशर होता है, तो बनता है XCF4, ठीक है। और मुझे अगर XCF6 चाहिए तो उस केस में क्या करता हम लोग, जनरल लेंगे, ठीक है, और फ्लोरीन लेंगे, दोनों का रेशियो होगा 1:20, यानी फ्लोरीन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और जो कंडीशन होगा 60 से 70 बार, 60 to 70 बार प्रेशर होगा, यानी 573 केल्विन टेम्परेचर होता है। इस कंडीशन पे आप प्रिपेयर करते हो XCF6, क्या होता है XCF6 हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना। अब जितना भी आपका फ्लोराइड्स है ना, चाहे XCF2 होगा, चाहे XCF4 है, चाहे XCF6 है, ये सारा सारा क्या होता है, एक कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्लस इस सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, सबलाइम करता मतलब डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। तो ये सारा सारा क्या होता है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। एक पॉइंट और भी बोला गया है कि XCF6 बनाने का एक और मेथड बोला गया है कि हम अगर हम XCF4 में O2F2, ठीक है, डाल देंगे तो O2F2 बहुत पावरफुल क्या होता है, फ्लोरेटिंग एजेंट होता है। तो क्या होगा, फ्लोरीन, यहाँ का जो फ्लोरीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल पे, यहाँ का जो फ्लोरीन एटम मुझे दिख रहा है इस सिस्टम का, ये चला जाएगा जनरल पे, और O2 गैस बाहर निकल जाएगा, O2 गैस बाहर से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा XCF6 बन जाएगा और O2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जितना भी फ्लोराइड्स होता है जनरल का सारा क्या होता है, पावरफुल फ्लोरेटिंग एजेंट होता है, यानी फ्लोरीन ऐड कर देगा कहीं भी। क्यों ऐड करेगा, क्योंकि जेनन क्या होता है, नोबल गैस होता है ना। तो जेनन नोबल गैस में अगर तुम फ्लोरीन जोड़ दियो तो जेनन रिएक्ट करना नहीं चाहता है, तो जेनन से रिएक्शन जो फ्लोरीन का हुआ है उतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता। तो जब भी मौका मिलेगा तो जेनन क्या चाहता है कि अपने आप को फ्री करना, तो अपना क्या करेगा, फ्लोरीन को बाहर निकालना चाहेगा और बाहर निकालना चाहेगा। इसलिए
कहीं बाहर में अगर फ्लोरीन जोड़ने का मौका मिलता है तो जेनन अपना जो फ्लोरीन है बाहर भेज देता है। जैसे एग्जाम्पल XeF2 होता है वो वाटर को हाइड्रोलाइज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो XeF2 में हम वाटर डाल दिए, XeF2 का जो Xe बाहर निकल गया, और वाटर क्या है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वाटर का जो हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना देगा HF, HF बन गया, और जो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में। अल्टीमेटली उस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपका जेनन का जो +2 सेट है, इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली हो रहा है कि जेनन का +2 सेट है, जेनन +2 से कहाँ गया है, खुद तो जीरो में गया है, यानी खुद फ्लोरीन से फ्री हो गया है, और जो ऑक्सीजन का जो O2 ऑक्सीजन था -2 सेट में था वो चला गया 0 सेट में, यानी O2 बन गया है। ठीक है, अल्टीमेटली प्रोसेस में एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें जेनन खुद को रिड्यूस किया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होकर O2 में चला गया। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे। बाकी हम लोग स्ट्रक्चर सब सारा सीख चुके हैं। अगला ध्यान देना, अगर मान लेते तुम एक्सीएफ जेनरल फ्लोराइड का तुम रिएक्शन कर रहे हो विथ फ्लोराइड आयन यानी F-, ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी जेनरल अपना F को लूज करता है, तो कभी कभी जेनरल से F बाहर निकलता है। ठीक है, तो कभी कभी जेनरल का फ्लोराइड F- लूज करता है, यहाँ पे ये बिहेव करता है जब फ्लोराइड डोनर बिहेव करेगा, ये होता है यहाँ पे डोनर की तरह। और कहीं कहीं एक्सी जो होता है, जो ये होगा, एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट करता है, यानी बाहर का F- को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे बिहेव करेगा एज एक्सेप्टर की तरह। जैसे ध्यान देना, जैसे पहला 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 केस है XeF2 डाला PF5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, XeF2 जो है वहां से क्लोरीन बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ से F- बाहर निकलेगा और अटैक करेगा PF5 पे, तो HCF+ बन गया एंड PF5- बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जेनरल फ्लोराइड एज ए डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखोगे XeF4 है, यहाँ से क्या हो रहा है, खुद का फ्लोरीन बाहर भेज रहा है, यानी खुद का F- बाहर भेजा, तो खुद पे चार्ज आएगा प्लस, ये हो गया XeF3+, और जो फ्लोरीन बाहर भेज रहा है वो अटैक कर रहा है SbF5 पे, तो बन जाएगा SbF6-। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो गेन कर रहा है, तो यहाँ भी जो XeF4 है वो फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सिमिलरली XeF6 and MF, तो यहाँ पे मेटल, ये है मेटल फ्लोराइड, ये है मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, तो ये सब मेटल्स रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ से आपको F- मिल जाएगा आराम से, और F- यहाँ पे अटैक कर लेगा XeF6 में, तो बन जाएगा XeF7-, और यहाँ पे M+ क्या होगा, या तो सोडियम आयन होगा, या तो पोटेशियम, या तो रुबिडियम, या तो सीजियम। तो ये सारा आयन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ग्रुप 18 के बारे में रिलेशन इतना क्लियर हो रहा है आपको, अब ध्यान देंगे। अगला रिएक्शन ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि XeF4 का रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि XeF4 को डालोगे पानी में, तीनों फ्लोराइड का रिएक्शन वाटर से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लें कि XeF2 का रिएक्शन पानी के साथ हम लोग देख चुके हैं, तो XeF2 वाटर को हाइड्रोलाइज करता है, XeF2 वाटर को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, तो और हाइड्रोलाइज करेगा तो ध्यान सुनना, तो XeF2 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनता है जी, तो बनता है XeF2 में Xe बाहर निकल गया, और उससे पहले O2, यानी XeF2 गया O2 Xe में, और वाटर से H2O चला गया O2 में, यानी ऑक्सीजन का वाटर का जो ऑक्सीजन का जो वाटर में था वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगला फोकस मेरा है रिएक्शन ऑफ XeF4 विद वाटर। XeF4 को डालोगे वाटर में तो ध्यान देना, यहाँ पे फिर से होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, यानी सेमी एलिमेंट का रिडक्शन होगा और सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है जी, जहां सेम एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और सेम एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो XeF4 प्लस वाटर क्या बनेगा,
तो बनेगा XCO3 यानी जो जनरल +4 स्टेट में यहाँ पे है, ये +4 स्टेट में अपना है, ये जाएगा 0 स्टेट में और जाएगा +6 स्टेट में, यानी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है +4 से +6 में और सेम एलिमेंट रिड्यूस हुआ है +4 से 0 स्टेट में। ठीक है, तो XCF4 का वाटर में हाइड्रोलाइसिस करने से क्या हो रहा है कि XC3 बना और यहाँ जो फ्लोरीन था वो चला गया HF में, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो लिंक है वाटर में हो जाएगा O2 में। कहाँ जा रहा है? O2 में। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला जो फ्लोराइड है XCF6, तो XCF6 में अगर वाटर डालेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान ना, यहाँ पे 3 केस रहेगा कि अगर आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, इन एक्सेस में वाटर है, तो होता क्या है कि जितना भी फ्लोरीन है सारा सारा ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा। जितना भी फ्लोरीन है सिस्टम में सारा सारा ऑक्सीजन उसको रिप्लेस करेगा। तो ध्यान देना, 2 फ्लोरीन को 1 ऑक्सीजन रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होगा तो 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या करेगा? 6 फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो बनेगा XCO3 बनेगा +6HF बनेगा, 6HF बनेगा। ठीक है, अगर वाटर का हम 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल का मान लो एक केस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल मिलके, चूंकि हमको पता है कि 2 फ्लोरीन के लिए 1 वो काफी है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा? 2 ऑक्सीजन मिलेगा। तो 2 ऑक्सीजन क्या होगा? 4 फ्लोरीन को निकाल सकता है, 4 फ्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो एक्स 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या बनेगा? XCO2F2 बनेगा और HF बनेगा। और अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो क्या बनेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम होगा जो कि 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो 2 फ्लोरीन को हटा के 1 ऑक्सीजन को डाल देना, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा XCOF4। ये बन जाएगा XCOF4। ठीक है, तो ये सारा रिएक्शन था जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। बाकी छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि XCO3 जो होता है एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। एक्सप्लोसिव यानी एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है, और XCO4 जो होता है एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, तो XCO4 एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है और XCO3 जो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा ऑल अबाउट जनरल के कंपाउंड्स का रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ चलते हम लोग इंट्रोडक्शन पे। इंपॉर्टेंट होता है यहाँ देखोगे आपके ग्रुप 18 का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है। ठीक है, एक टेबल हम, यानी ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हमको स्टडी करना है। ठीक है, इस टेबल में सारा प्रॉपर्टी हम लोग सीख सकते हैं। उससे पहले आपके पास एक इंडेक्स एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या बोला हुआ है? Why are the elements of the group 18 is known as noble gases? कि noble gases हम बोलते हैं, तो बोला गया है इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंपेटिटिव फील्ड होता है। और इनका वैलेंस शेल अगर कंपेटिटिव फील्ड होगा तो इसमें जो रिएक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है ना, कोई कंपाउंड रिएक्ट क्यों करता है? रिएक्शन का लॉजिक होता है ताकि उसका वैलेंस शेल फिल हो जाए। वैलेंस शेल में क्या होता है? नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ बोला है कि यहाँ पे इनका चूंकि ऑलरेडी वैलेंस शेल फिल्ड है तो रिएक्शन करने का मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, इनका रिएक्शन करने का मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता तो क्या बोलेंगे? इसको बोला गया है नोबल गैसेस। क्या बोला गया है? नोबल गैसेस। ठीक है, एक चीज और को ध्यान रखना है कि जो आपको नोबल गैस रेडन होता है, रेडन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेडन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ऐसा मानना चाहिए आपको। अब ध्यान ना, और हम टेबल का बात करते हैं तो नोबल गैस का जो टेबल होता है, ध्यान सुनना। टेबल में एलिमेंट क्या क्या है जी? नोबल गैस में हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, ये नोबल गैसेस हुआ। इन सबका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 24, 86 ये दिया हुआ था। इनका मास नंबर है, मास नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीड नहीं है। ठीक है, सबका नोबल गैस यानी सबका पी सबसेल क्या है? भरा हुआ रहेगा।
ये सब इनका कॉन्फ़िगरेशन है, उसे एक बार आप देख लेना। ठीक है, नोबल गैसेस में पी सबसेल क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप में जैसे आप नीचे मूव करते हो ना, तो डाउन द ग्रुप में आपका साइज क्या होता है, साइज यानी रेडियस बढ़ता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जब हम मूव करते हैं हीलियम से लेके रेडन तक, हीलियम से क्या जब मूव करेंगे टुवर्ड्स रेडन, तो अब ध्यान देना, अल्टीमेटली आपका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, आपको ये पता है कि जैसे नीचे मूव करते हो तो आपका अनेशन थेरेपी घटता है, डाउन द ग्रुप में अनेशन थेरेपी क्या होता है, घटता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप में जो वैलेंस सेल है उस पर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिक्रीज होता है। आपके आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करता है क्योंकि रेडियस बड़ा होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या होता है, आपका अनेशन थेरेपी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतना ना। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंट्रैक्शन फोर्स पे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंट्रैक्शन फोर्स पे, और इंट्रैक्शन फोर्स जो डिपेंड करता है नोबल गैसेस में, डिपेंड करता है मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो मास ज्यादा किसका होता है, डाउन द रूप में मास बढ़ रहा है, तो डाउन द रूप में मास बढ़ेगा तो इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखोगे आप, चेक करना नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या हो रहा है, अपना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट जो जनरल का प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग सीख लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ये जो आर एन था ना, जो मैं बोला था कि रेडन जो होता है, रेडन रेडन का सिंबल होता है आर एन। ठीक है, तो ये रेडिएटिव नहीं है, रेडन जो होता है रेडियम के डीके से बनता है, तो रेडियम इज रेडिएटिव, रेडियम इज रेडिएटिव। आपका रेडन जो गैस है वो रेडिएटिव नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो पर रेडन गैस होता है, ये नॉर्मल रहेगा, एनोबल गैस होगा। और आपको जो रेडियम है, रेडियम होता है रेडियोएक्टिव। ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करना, इसको थोड़ा सा आप लोग रेक्टिफाई करोगे। रेडन जो है एक ग्रुप टू का एलिमेंट है, और जो नोबल गैस है रे, रेडियम है, आर ए मतलब रेडियम, रेडियम होता है ग्रुप टू का एलिमेंट। और रेडन जो है रेडन नोबल गैस होता है, रेडन नोबल गैस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो रेडन है वो रेडिएटिव नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ध्यान रखना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, तो जितना भी नोबल गैसेस होता है उसका सारा का सारा गैस होता है, तो ऑल नोबल गैस आर मोनोटोमिक गैसेस। ठीक है, सबका सब क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। और वाटर में सॉल्युबिलिटी इनका क्या होता है, काफी कम होता है, तो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल लो होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्यों लो होता है, तो सर रीजन बोला गया है कि उनका जो इंट्रैक्शन टाइप होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होने का लॉजिक क्या बोला गया है, क्योंकि दे हैव वीक इंट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो उनके पास बहुत वीक इंट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स, या बोलते हैं हम लोग लंडन फोर्स। ठीक है, तो चूंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काफी वीक होता है, इसलिए सबको सब क्या होता है, गैस होता है, और सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसमें पॉइंट याद रखना कि दे हैव एन unusual property of diffusing through most commonly used laboratory material such as rubber, glass and plastic। यानी रबर, ग्लास और प्लास्टिक से थ्रू क्या होगा, डिफ्यूज कर जाता है, ये सारा एलिमेंट क्या होगा, डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को आप लोग। और ध्यान सुनना, जब नोबेल गैस का डिस्कवरी हुआ था, तो नोबेल गैस को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत लिस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्ट करना नहीं चाहता है। ठीक है,
अब रीड करना क्यों नहीं चाहता, तो सोलॉजी का बोला गया था क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल फिल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल फिल होगा तो वो रीड करने का मोटिवेशन नहीं रहा। प्लस बोला गया है कि इनका अनेशन थेरेपी बहुत ज्यादा हाई होता है, इनका जो हाई अनेशन थेरेपी होगा और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होता है, यानी किसी नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपका जो अनेशन थेरेपी होता है वो काफी ज्यादा होगा, इज वेरी हाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं किसी एलिमेंट से, यानी ए प्लस ए से ए प्लस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। और अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड भी करोगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको आप नेगेटिव बनाओगे तो भी मुश्किल है, तो भी आपको जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो भी काफी ज्यादा देना पड़ता है, यानी ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक है। वेरिएशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ना ही लूज करना चाहता है, ना ही गेन करना चाहता है, और ना ही बॉन्ड बनाना चाहता है, ना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है। तो इसलिए बोला गया है कि नोबल गैसेस क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है, ध्यान ना। तो नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था, तो नोबल गैस जनरली कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। फिर जब बाद में देखा गया कि एक साइंटिस्ट था बर्थलेट, तो नेल बर्थलेट एक साइंटिस्ट था जो क्या किया, एक कंपाउंड को फॉर्म किया, O2 O2 प्लस PTF6 माइनस, ठीक है, इस कंपाउंड को फॉर्म किया। ये कंपाउंड का कलर क्या है, इस कंपाउंड का कलर होता है रेड कलर, रेड कंपाउंड, ठीक है। अब वो चेक किया कि O2 प्लस का जो आयनेशन थेरेपी है, यानी O2 से O2 प्लस जो फॉर्म करता है, तो उस प्रोसेस में हम एनर्जी देंगे, इसको बोलते हैं आयनेशन थेरेपी। इसका जो आयनेशन थेरेपी होगा उसको अगर एक्स बोल दे, तो देखा कि जो जनन होता है उसका भी आयनेशन थेरेपी सेम ही होता है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम होता है। यहाँ का वैल्यू क्या होता है, अराउंड एक्स होगा, अराउंड एक्स होता है, यानी जनन से जनन प्लस बनाना और O2 से O2 प्लस बनाना दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सिमिलर होना चाहिए। वैल्यूज क्या है, O2 का अनएक्सटर्नल भी होता है 1175 किलो जूल पर मोल, और जो जनन होता है उसका वैल्यू होता है 1170 किलो जूल पर मोल, तो दोनों वैल्यू पास पास है। इसका मतलब है कि O2 से हम कंपाउंड बना सकते हैं तो जनन से भी कंपाउंड बन सकता है। तो इसको देख के बर्टसेट ने जनन का कंपाउंड बनाया, जिसमें जनन और PTF6 को मिला के बनाया, ठीक है। तो ये बना HCF प्लस एंड PTF6 माइनस, ये कंपाउंड फॉर्म कर गया, ठीक है। तो इसके बाद लोगों को लगा कि नोबल गैस से हम कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। उसके उसके बाद बहुत सारा कंपाउंड्स को बनाने का कोशिश किया गया, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स जो जनन का बनाया जा चुका ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट जो क्रिप्टन है उसका भी कंपाउंड बनाने की कोशिश किया गया है, तो उसका जो डाइफ्लोराइड्स होता है उसी को अभी तक स्टडी किया गया है, ठीक है। और कंपाउंड ऑफ रेडिन जो है उसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया जा सका है, उस बस स्टडी में बोला गया है कि हाँ RnF2 बनता है, बट उसको अभी तक सेपरेट नहीं किया जा सका है, सेपरेट करना उसको अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है। और आर्गन नियन और हीलियम का अभी तक कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो चलो ये था आपका सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 18। इसके साथ अपना ग्रुप 18 क्या होता है, खत्म होता है।